हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में नागरिक शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं, जिसमें देखिए पहला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और इन सूचियों के आधार पर या इनके जो है दिए गए कूट के आधार पर या कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अब देखिए ABCD करके जो है लिखा हुआ है भारतीय शस्त्र अधिनियम। तो अब इसको इधर उधर करके लिखा हुआ है, आपको क्या करना है कि इसको सीक्वेंस में लगाना है। ये बताना है कि भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है, जबकि यहाँ पे 1876 लिखा हुआ है, तो 1876 नहीं रहेगा, 1878 रहेगा, 1878 रहेगा, यानी कि ए का दूसरा रहेगा, है ना। उसके बाद है शाही पद अधिनियम, तो ये लिखा हुआ 1878, तो ये रहेगा 1876, यानी कि बी का पहला वाला रहेगा। फिर है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, तो ये लिखा हुआ है इसमें 1869, तो ये रहेगा 1861, यानी कि जो चौथा वाला सी का चौथा रहेगा। और फिर डी है भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, यानी विवाह में विच्छेद जो तलाक की परिस्थिति होते हैं ना, वो अधिनियम कब बनाया गया, तो ये है 1869, 1869। तो इस आधार पे अगर हम देखेंगे तो ये जो डी वाला है ना, ये सही रहेगा, यानी कि पहले का दूसरा और उसके बाद बी का पहला और सी का चौथा और डी का तीसरा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यानी कि 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। सरकार का तीसरा जो स्तर है वो पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो है स्थानीय स्वशासन व्यवस्था ही है। तो अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो भाग 9 रहेगा, यानी कि पहला वाला ए वाला सही रहेगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल जो है वो 1992 में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के रूप में जोड़ा गया और 73वां संवैधानिक संशोधन गांव की यानी कि ग्रामीण जो स्थानीय सरकार है वो इससे संबंधित है, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है। 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है और जिनमें क्या है, नगर पालिका शामिल है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यानी यहाँ तो प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, तो वो 1992 में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून के द्वारा संभव नहीं है। तो अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून के द्वारा जो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, वो है नए राज्यों का प्रवेश, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन का अधिकार या शक्ति जो है वो भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसके बाद देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। तो जैसे देखिए पहले पर क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो अब इसमें देखिए अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर, मिसबिहेवियर के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के द्वारा
निर्देश किए जाने पर और न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के बाद इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो, जबकि उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक है उनको हटाने में संसद की भूमिका होती है। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला पॉइंट है यानी कि अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, इनको हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के या चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित है, किसमें निहित है? राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। अनुच्छेद 243 टा पहले यानी 1 के अनुसार जो पंचायत हैं और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उनकी निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण और का जो काम है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है या उसमें निहित होगा, ऐसा अनुच्छेद या आर्टिकल 243 यानी कि 243 टा के तहत ये जो बातें हैं वो शामिल की गई हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक प्रमुख या जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन किया गया था और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाई गई संथानम समिति 1962 से 65 ईस्वी की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। और इस प्रकार अगर हम मूलतः देखें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग ना तो एक संवैधानिक संस्था है और ना ही संवैधानिक ये है। तो सितंबर 2003 में संसद के द्वारा पारित एक विधि के द्वारा इसे सांविधिक दर्जा दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 280 में यहाँ पे पहले नंबर, यहाँ पे जो है दूसरे नंबर में बी में है 280। तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात है, अनुच्छेद 268 में संघ के द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले बातों की है, किंतु राज्यों के द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क और जो है एक अनुच्छेद 276 वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर जो कर लगते हैं उनसे संबंधित हैं। तो 268, 280, 276 में क्या है ये आपने जान लिया। लेकिन जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसका उल्लेख किसी अनुच्छेद नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर रहेगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 या के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो 118वां संविधान संशोधन विधेयक 2012 जनवरी 2013 में राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 बन गया और इस अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद जहाँ के बाद एक नया अनुच्छेद 371 या जोड़ा गया और अनुच्छेद 371 या जो है वो कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक के क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाने के लिए सशक्त करता है। तो 371 या जो है वो हैदराबाद और कर्नाटक से संबंधित है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जैसे देखिए मूल कर्तव्य है, तो मूल कर्तव्य का जो संबंध है वो भाग 4 का से है, तो ये क्या है? सुमेलित है। फिर उसके बाद में है राज्य का संबंध जो है वो भाग 6 में है, तो ये भी सुमेलित है। और भारत का महान्यायवादी, तो भारत का जो महान्यायवादी है इनका संबंध भाग 5 अनुच्छेद 76 में है, जबकि यहाँ पर जो है
वो अलग लिखा हुआ है। इसमें 13 की बात कही गई है। तो भारत का महान्यायवादी जो है वो संबंधित है भाग 5 अनुच्छेद 76 से, जबकि यहाँ लिखा हुआ है भाग 13, तो ये जो है वो सुमेलित नहीं है। इसके बाद संघ और राज्यों के अधीन जो सीमाएं हैं वो भाग 14 में है, तो ये क्या है, सुमेलित है। तो अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय जो संसद है इसकी सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति, क्योंकि देखिए संसद की सबसे जो बड़ी समिति है वो प्राक्कलन समिति है, और इस समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है, और इसके सदस्य केवल लोकसभा के लिए ही जाते हैं, और इनका कार्यकाल 1 साल का होता है। प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति या नियम के अनुरूप क्या अमितव्ययता बरती जा सकती है, मतलब जो खर्चे करने हैं उनको किस हिसाब से मैनेज किया जा सकता है, और संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जाएं। जबकि लोक लेखा समिति में दोनों सदनों में कुल 22 सदस्य इसके लिए लिए जाते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। समिति का जो कार्यकाल है वो 1 साल का होता है, और सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य हैं, जिनमें 15 लोकसभा और 7 जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं, और समिति का कार्यकाल 1 साल का होता है। याचिका समिति जो होती है इसके सदस्यों की संख्या 15 होती है, और इसके सदस्य जो हैं वह अध्यक्ष के द्वारा जो है इनके नाम भेजे जाते हैं, निर्देशित होते हैं, और इनका कार्यकाल जो है वो निश्चित नहीं है। पुनर्गठन के लिए एक मतलब जो है ये समिति बनी रहती है, और इस समिति का काम जो है वो लोकसभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और प्रतिवेदन या रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करना होता है। तो यहाँ पर भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जो है कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11। भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम या कम, सबसे कम जो संख्या है वो क्या हो सकती है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164(1) का में विधानसभा सदस्यों की संख्या के बारे में उपबंध है, और इसके अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल जो संख्या है, टोटल संख्या है, वो उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। तो यहाँ जो है वो न्यूनतम 12 हो सकती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना या उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में अगर देखा जाए, दोनों सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा हुआ है, और यदि इनमें किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा गिर जाएगा या ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, और इसलिए अपना व्यक्तित्व और पहचान ये खो देगा। तो जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे की बात की है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो कि 1973 से संबंधित है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले है अनुच्छेद 39A या का कह लीजिए, तो ये है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता।
तो ये सही है, सुमेलित है, क्योंकि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 39A में या का में वर्णित है। फिर है अनुच्छेद 40, तो ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। फिर अनुच्छेद 44, इसमें समान नागरिक संहिता की बात है, ये भी सही है। अनुच्छेद 48, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण या अलगाव, तो ये जो है वो संबंधित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, ये बात वर्णित है भारतीय संविधान में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कुछ कथन हैं, 2 कथन हैं, अब उन पे विचार करना है। पहला देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। दूसरा है, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद के द्वारा या संसद अवधारित करे। तो यहाँ पे केवल एक सही है, दूसरा वाला सही नहीं है, क्योंकि महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का जो है न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को, योग्यधारी किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा, जो मतलब ऐसा वेतन प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति के द्वारा अवधारित करे। तो यहाँ पे पहला वाला सही है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अब पहला क्या है, कथन है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। कारण क्या है, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। अब देखिए इसमें केवल जो है बातें 2 कही गई हैं, अब देखना ये है कि कौन सा उत्तर जो है वो सही है। अब यहाँ पे बी वाला सही है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय भी कहा गया है, इसे परिसंघीय भी कहा गया है, किंतु प्रबल एकात्मक या केंद्र समर्थक भी कहा गया है। संरचना में परिसंघीय किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति के दौरान पूर्णतः एकात्मक रूप से परिवर्तित हो जाने के कारण, इसके गुण के कारण ही इसे अर्ध संघात्मक भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है, ये बात सही है, क्योंकि सरकार के 3 अंगों में जो न्यायपालिका है ना वो स्वतंत्र है, यानी कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से ये मुक्त है, आज़ाद है, स्वतंत्र है। अब भारत में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है और इसके तहत वह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधियों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अधिकारातीत पाए जाने पर इसे असंवैधानिक और अवैध या उस स्तर पर शून्य घोषित किया जा सकता है जिस स्तर पर वह संविधान का उल्लंघन करता हो। संविधान के विभिन्न या अलग अनुच्छेदों का अगर हम देखें तो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, 131, 136, 141, 143, 226, 227, 245, 246 और 372 के उपबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। तो इसमें जो बात है वो बी सही है, ए और आर दोनों बात सही है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है।
निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो सामान्य विधेयक हो सकती है। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में वर्णित है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब बुलाया जाता है, आयोजित किया जाता है, जब किसी साधारण विधि निर्माण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों का मतभेद हो, यानी विचारों में तालमेल ना हो। तो यहाँ साधारण विधेयक के लिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। इसके बाद सामान्य आप विधेयक कह सकते हैं, सामान्य विधेयक। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 जो है इनको सुमेलित कीजिए। इनको सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अब देखिए पहला क्या है, अनुच्छेद 61 है, ए अनुच्छेद 61। तो ये जो है संबंधित है, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 61 का संबंध राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 67 खा का संबंध जो है वो उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 94 का संबंध जो है वो स्पीकर को उसके पद से हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 90 का संबंध राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। तो यहाँ जो है वो सी वाला सही होगा, क्योंकि ए का दूसरा है, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। इसके बाद देखिए प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन या बैठक कह लीजिए में 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया और राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां हैं, ये आप सभी जानते हैं। और राष्ट्रीय ध्वज जो है इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है इसका अनुपात 2:3 है। तो यहाँ जो प्रश्न का उत्तर है वो सी है, 22 जुलाई 1947। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही है। ये देखिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न उत्तर हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंटरमीडिएट में इसी तरह के प्रश्न हों, ये हाई लेवल के हैं। थोड़ा जैसे बड़ी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन 11, 12 या 9, 10 को भी मान लीजिए, तो इसमें जो है बच्चे अगर इसको समझ लें अब शुरुआती स्थिति में ही तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पॉइंट अगर आप समझ लेते हैं तो फिर उसको आगे सेट करने में या समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।